स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल में। हम लोग बहुपद का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिए हैं, बहुपद पूरा समाप्त कर दिए हैं। आज एक्सरसाइज 3 यानी चैप्टर 3 में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज से चैप्टर स्टार्ट है। सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है। जैसे हम लोग बहुपद पढ़े थे तो बहुपद में सीखे थे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का क्या व्यापक रूप है। इसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या व्यापक रूप। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। आप इस प्रकार का समीकरण देखे होंगे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है। यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यदि एग्जाम में पूछ ले तो क्या बताइएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, आप लोग सीख गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसकी हल करने की क्या विधि है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की दो विधि है। एक ग्राफ पेपर में आंसर देंगे यानी ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक मेथड। ठीक ना, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधि है, दो विधि, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। चलिए अब एक एक करके सीखते हैं कि ग्राफीय विधि क्या है, बीजगणितीय विधि क्या है। देखिए इस समीकरण को देखिए, ये 2025 का एग्जाम में आया हुआ समीकरण है, 2025 का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक ना, तो इसको समझते हैं इसका क्या हल। यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, फिर समीकरण 1 से हल करेंगे, फिर समीकरण 2 से हल करेंगे। उसके बाद जो मेरा हल समूच निकलेगा उस हल समूच की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जैसे समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 से यानी x प्लस 3y इक्वल टू क्या 6 या 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसीलिए y इक्वल टू क्या 6 माइनस एक्स बाई 3। अब हम x का कुछ वैल्यू लेंगे, x है y है। यदि x का वैल्यू हम 0 ले लें, क्या ले लें 0, तो देखिए ध्यान से 6 में से 0 घट जाएगा तो क्या बचेगा 6 को 3 से भाग देंगे तो 2, y का वैल्यू आ गया। यदि x का वैल्यू हम लोग ले लें 3, क्या ले लें 3, तो 6 में से 3 घटेगा 3 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। यदि x का वैल्यू ले लें 6, तो 6 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 0, और 0 को किसी से भी भाग देंगे 0। तो इसी को ग्राफ बिंदु पर रखेंगे और ग्राफ खींच देंगे। दूसरा देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस क्या 2x, माइनस 3y इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं
2x माइनस 12/3। अब फिर से मान रखेंगे और मेरा समीकरण तैयार हो जाएगा। चलिए, ये x है, ये y है। x का मान लीजिए, यदि x का मान हम लोग 0 लेते हैं, 0 से सोचना है, ग्राफ में माइनस भी होता है प्लस भी होता है, 0 1 2 3 4 सोचना है, -1 -2 -3 -4 सोचना है, इसके आगे नहीं मिले तो आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले 0 से सोचते हैं, यदि हम 0 ले ले तो 2 गुना 0 0, तो क्या बचा इधर -12 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा -4, ठीक है। समझ में आया? पूरा ध्यान से समझिए। यदि x का मान हम लोग 3 रख दें, क्या रख दें? 3 रख दें, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब 12 में से 6 घटेगा -6, -6 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? -2। यदि x का मान देखिए 3 रखें, यदि 4 रखेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 होगा, तो 4 12 में से 4 घटेगा 8, 8 3 से नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो इसे 5 ले लिए तो 5 दूना 10, तो घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब 6 ले लीजिए, 6 दूना 12, 12 में से 12 घटा 0, 0 को किसी से भी भाग देंगे क्या होगा? 0, ठीक है। तो हम एक समीकरण बना के सिखाएं और इस तरह ग्राफ पेज पर एक ग्राफ इस तरह खींच दीजिएगा, x और y। देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहाँ पर बिंदु लिए हैं, ठीक है। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, यहाँ आएगा बिंदु, ठीक है। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ आएगा बिंदु, ठीक है। अब दूसरा समीकरण, x का वैल्यू यदि 0 है तो y का वैल्यू -4, 0 तो -4, यहाँ आएगा बिंदु, देख रहे हैं ध्यान से। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -2 है, 3 और -2 कहाँ? यहाँ आएगा वैल्यू है, इधर से -2 इधर से 3, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, 6 0 तो पहले से लेके चुके हैं। इधर से इस पहला समीकरण का ग्राफ, दूसरा समीकरण का ग्राफ, पहला ग्राफ खींचेंगे तो पहला समीकरण दे देंगे, दूसरा ग्राफ खींचेंगे दूसरा समीकरण दे देंगे। इसके बाद लिख देंगे, अतः ग्राफ 6 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः ग्राफ कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? 6 0 पर, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ठीक है। समझ गए ग्राफीय विधि क्या है? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अभी जब 3.2 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ग्राफ है, आप जरूर सीख जाइएगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा टेलर चल रहा है, आप पहले सब चीज को समझिए। चलिए, बीजगणितीय विधि, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की 2 विधि सीखे आप लोग। क्या क्या सीखे? ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि के बारे में समझ गए। अब बीजगणितीय विधि का चर्चा आपके बुक में 3 विधि का वर्णन है। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हल करने की विधियां, पहला प्रतिस्थापन है, जिस तरह से एनसीईआरटी बुक में है सेम उसी तरह से समझा रहे हैं। उसके बाद विलोपन विधि है, उसके बाद वज्र गुणन विधि है। ये तीनों विधि को एक एक करके समझते हैं। तो बीजगणितीय में कितनी विधि? 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्या? वज्र गुणन विधि। आइए चलिए, प्रतिस्थापन विधि क्या है? यानी एक के मान को दूसरे के मान में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन है। अब इसको समझते हैं। इस तरह का मेरा एक एग्जाम्पल लिए हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। बढ़िया से समझिएगा, हम एक प्रतिस्थापन सिखा रहे हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन मिलेगा आपको 3.4 में पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम प्रतिस्थापन से अभी आपको परिचय करवा रहे हैं, प्रतिस्थापन क्या है। तो प्रतिस्थापन के लिए पहला इस x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं y बराबर 14 माइनस एक्स। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन थर्ड। इसको क्या मान लिए? 1 2 तो पहले से था, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में 1 से ही निकाले हैं, तो इसको 2 में रखिए। y का मान कहाँ रखिए? समीकरण 2 में रखने पर। y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है।
आप लोग y का मान जानते हैं, x को रहने दीजिए, माइनस का साइन है रहने दीजिए, y के जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस क्या x और बराबर क्या है 4। ठीक है, पूरा ध्यान से समझिए। ये x है, माइनस प्लस हो गया -14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 4। ठीक है, थोड़ा यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए एक x कितना x 2x, एक x हो गया कितना x 2x, और इधर 4 है और इस 14 माइनस में इसको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +14। तो ये 2x इक्वल टू 14 और 4 कितना 18, इसीलिए x बराबर 18/2 यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी x का वैल्यू मेरा 9 आ गया। हम इसको पहला आंसर मान सकते हैं, x का वैल्यू क्या 9। अब x का मान समीकरण कहीं रख दीजिए, 1 में 2 में 3 में, जहां इच्छा करे वहां रख दीजिए, वहां से आपको y का मान निकल जाएगा। तो हम 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर मेरा 3 क्या है तो y बराबर 14 माइनस एक्स। देखिए 14 माइनस एक्स, एक्स को क्या निकाले हैं 9, तो 14 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। ठीक है, तो ये मेरा y का वैल्यू हो गया, क्या हो गया y का वैल्यू। चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझ गए आप लोग, लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 y बराबर 5। इस सवाल का अभिष्ट उत्तर हो गया क्या 9 और 5। तो सीखें प्रतिस्थापन विधि क्या है। एक का मान को हम लोग निकाल लेंगे, उसको दूसरे के मान में स्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापन तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं, ध्यान से समझिए। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ, दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 है, तो यहाँ से y लिख दिए 14, x को बराबर किस पर ले गए हैं -x, तो यहाँ से y का एक तरह का मान हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब इस y का मान को हम रख दिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस का साइन था माइनस छोड़ दिए, y के जगह हम क्या लिखें 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, 4 को छोड़ दिए यहाँ, x माइनस 14 माइनस माइनस क्या प्लस x, एक x और एक x क्या हो गया 2x, इधर 4 है और 14 माइनस में है तो बराबर किस पर आया प्लस में 2x और 14 4 18, इसीलिए x बराबर 18/2 कटा दिए तो कितना हो गया 9, यानी x का वैल्यू हो गया 9। अब x का मान रख दिए कहाँ समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 यही है 14 माइनस एक्स वाई बराबर 14 माइनस एक्स, 14 एक्स की जगह क्या रखेंगे 9, 14 में से 9 गया 5 आता है, एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना। क्या सीख गए हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए दूसरी विधि को सीखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। आइए नेक्स्ट लेते हैं। अब दूसरा जो बीजगणितीय विधि है, दूसरा बीजगणितीय विधि विलोपन विधि है। कैसा विधि है विलोपन विधि है। अब विलोपन विधि को सीखते हैं कि विलोपन विधि क्या है। फिर उसी तरह इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ क्या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है 6x प्लस 8y बराबर 20। समीकरण 2 में क्या है 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ यदि साइन को चेंज कर दें, विलोपन का दूसरा नाम लुप्तीकरण भी है, यानी एक मान को विलुप्त कर देना। हम देखिए यहाँ 6 वाला मान को हम विलुप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ऐसा करते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या घटाने पर। क्या लिखते हैं घटाने पर। देखिए प्लस 6 माइनस 6 ये वाला वैल्यू विलुप्त हो जाएगा। अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, 8 और 6 कितना हो गया 14y, ठीक ना, और 20 में से 6 गया तो क्या बचेगा 14। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा
14 बटे कितना 14, इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 1, यानी y का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, यदि इस तरह नहीं कटता तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा गुना करते हैं, यानी समीकरण 1 में यदि x का गुणांक कितना है 6 है, इस समीकरण जैसे मेरा 1 है, इस समीकरण 2 है ना, इस यहाँ वाला मान को यहाँ गुना करते हैं और यहाँ वाला मान को यहाँ गुना करते हैं। ये चीज आप y में भी कर सकते हैं, इस 6 को यहाँ समीकरण 1 में, 8 को समीकरण 2 में गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको कटा के आप एक मान निकाल सकते हैं यहां से। चलिए अब y का मान को क्या करेंगे, समीकरण कहीं रख देंगे 1 या 2 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहां रख दिए, समीकरण 1 में, तो पहले लिखना ना होगा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में हम किसका मान रख रहे हैं, y का, अब तो x जैसा है वैसा ही रहेगा 8, y का वैल्यू क्या आया है 1, तो इसको 1 इंटू इक्वल टू क्या 20, यहाँ हो गया 6x इक्वल टू क्या 20, और 8 इस पर 8 एकम 8 इस पर ले जाके घटा देंगे इसको, तो ये हो गया 6x और 20 में से हट जाएगा 12, इसीलिए x बराबर है ना 12/6, कटा देंगे 6 दूना 12, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना 1, इस सवाल का x y का मेरा आंसर हो गया। तो विलोपन विधि सीख लिए, आपको विलोपन विधि पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा 3.3 में, एकदम अभी एक सवाल से हम आपको विलोपन विधि से परिचय करवाएं, अभी परिचय करवा रहे हैं सिर्फ कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण में बीज गणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, उसको हम समझाएं और एक एक समीकरण को सॉल्व करके दिखला रहे हैं। ये पूरा मिलेगा पढ़ने के लिए 3.3 में, ठीक है। तो विलोपन विधि समझ गया। अब बारी है वज्र गुणन विधि का। किसका बारी है, वज्र गुणन विधि का। आइए वज्र गुणन विधि को देखते हैं। देखिए वज्र गुणन विधि से हल करना है, क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना। इसके लिए आपको 2 सूत्र की आवश्यकता है। क्या है सूत्र, जी हाँ देख लीजिए सूत्र, x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, फिर y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 और माइनस a2b1। इसको याद करने के लिए आप नीचे वाला दोनों सेम है, नीचे वाला देखिएगा तो a और ये दोनों सेम है, ऊपर वाला पहला है b1c2 और b2c1, यानी b1c2 और इधर आएंगे तो क्या होगा b2c1, नीचे में देखिए तो c1a2 और इसी का विपरीत क्या है c2a1। तो इस तरह दिमाग में इसको बैठाना होगा। वज्र गुणन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे भी हम आपको प्रतिस्थापन समझा दिए, विलोपन समझा दिए, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन वज्र गुणन विधि जब बनाइएगा तो आपको सूत्र दिमाग में याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद नहीं रहे तो फिर वज्र गुणन बनाना मुश्किल है, इसीलिए सूत्र को आप रट लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट x निकल जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस सूत्र की सहायता से वज्र गुणन को बनाते हैं। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। पहला इक्वेशन, इसको एक काम करते हैं 2x माइनस 3y, इस 7 को यदि अंदर ले लेते हैं तो -7 इक्वल टू 0, ये तो मेरा इक्वेशन 1 ही है। इसको देखते हैं 3x प्लस 7y, 1 को अंदर ले लेंगे तो +1 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या है आपके पास, तो सबसे पहले यहाँ समझा दीजिए कि आपके पास उपलब्ध डाटा क्या क्या है।
तो यहाँ A1 का वैल्यू क्या है, अभी सीखे थे ना व्यापक रूप, तो इसको A1 बोलते हैं। और B1 क्या है, तो B1 आप बोल दीजिएगा -3 है। तथा C1 क्या है, तो C1 आप बोल दीजिएगा -7 है। क्या पहला समीकरण यही ना व्यापक रूप सिखाए थे, A1x प्लस B1y प्लस C1। और नीचे देखेंगे तो इसको बोलेंगे A2 की जगह क्या लिखेंगे 3, और B2 की जगह क्या लिखेंगे 7, तथा C2 की जगह क्या लिखेंगे 1। ठीक है। अब देखिए x बराबर, ठीक है। अब x बराबर देखिए, x बराबर मेरे पास फॉर्मूला है B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 और माइनस A2 B1। यहां पर रखेंगे कि x मेरा निकल के तैयार हो जाएगा। बताइए B1 क्या है, B1 है -3। क्या इसको हम -3 लिख दें, इंटू C2 क्या है, C2 है 1, तो 1 लिख दिए। माइनस फार्मूला से B2 देखिए क्या है 7 है, B2 की जगह 7 रख दिए। C1 बताइए C1 क्या है, A1 B1 C1 -7, C1 क्या है -7। और A1 B2 A1 1 इंटू B2 क्या है 7 माइनस A2 क्या है 3 इंटू B1 क्या है -3, B1 क्या है -3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस, सती सती कितना 49। ये हो गया 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। तो इसको यहीं पर देखते हैं, 49 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 46, और प्लस में 46, और ये 9 7 कितना हो गया 16। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी A1 के जगह 2 होगा, A1 के जगह 2 ना होगा, B1 -3 C1 -7। ठीक है, A2 की जगह 3, B2 की जगह 7 और C2 की जगह 1। तो इसको फिर से ठीक करना होगा। A1 के जगह क्या लिखना होगा 2, A1 के जगह 2 और B2 की जगह 7। ठीक है, A2 की जगह 3 और B1 की जगह इतना। तो अब इसको देखिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा 7 दूना 14, और 14 और 9 क्या हो जाएगा 14 6 20, और 20 3 23, 23 एकम 23, 23 दूना 46। यानी x का वैल्यू क्या हो गया 2, x का वैल्यू 2। ठीक है, अब y लिखते हैं। y के लिए फॉर्मूला क्या है C1 A2 माइनस C2 A1, और नीचे में A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए C1 क्या है, अच्छा से मान रखना है, मान रखने में किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं हो। C1 का मान है -7 इंटू A2 का मान क्या है 3, माइनस C2 का मान क्या है 1 इंटू A1 का मान क्या है 2, और नीचे वाला तो वही फॉर्मूला है A1 B2 A2 B1, A1 B2 A2 B1। तो नीचे वाला सेम टू सेम इसको पेस्ट कर देते हैं 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू क्या 3। तो ठीक है, आप लोग समझ गए हैं इसको। देखिए तो 7 तिया 21 माइनस 21 और माइनस 2 एकम 2, 2 सते 14 और माइनस माइनस प्लस 3 तिया कितना 9। तो ये हो गया 21 2 23 यानी -23, और 14 6 20 3 23 यानी +23। इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 1। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1।
वज्र गुणन विधि सीख गए। वज्र गुणन की विधि पूरा आसान है, इस मान को बराबर के अंदर ले लीजिएगा, इक्वल टू 0 करना जरूरी है। और उसके बाद दो फॉर्मूला याद रखना है, x बराबर और y बराबर। तो इसको a1 बोलते हैं, b1 c1 a2 b2 c2। अब बस इस मान को वहां फॉर्मूला में रख देना, बस आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग बीज गणित की तीनों विधि से परिचित हो गए हैं। पहला हम लोग सीखे प्रतिस्थापन, दूसरा हम लोग सीखे विलोपन, तीसरा हम लोग सीखे वज्र गुणन। ठीक है, अब आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको सिखाएंगे जो एग्जाम में पूरा जरूरी है, सीखिए। यदि अनुपातों a1 a2 b1 b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना, यानी हमको कंपैरिजन करके बताना है कि क्या होता है यदि a1 बटे a2 अब बराबर नहीं हो b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 का, तो क्या क्या होगा समझिए। पहला पूछेगा आपसे क्या जानते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो अब बता दीजिएगा समीकरण युग्म क्या संगत। ठीक है, दूसरा इसका ग्राफीय निरूपण पूछेगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होता है। यानी देखिए कहीं ना कहीं समीकरण यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है 6 0 पर, है ना। और इसका हल यानी अद्वितीय हल, इसको जिसको केवल एक हल बोलते हैं, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 रहे तो इसका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। इसका निरूपण यानी बीजगणितीय संगत या अविरोधी होता है, या क्या होता है, अविरोधी। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम में आता है सवाल, विरोधी, आश्रित, अविरोधी। ठीक है ना। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे तो क्या क्या समस्या, समीकरण युग्म संगत होगा, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होगा, और इसका निरूपण क्या होगा, अद्वितीय हल तो होगा और अविरोधी होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती। चलिए दूसरा पॉइंट, यदि तीनों बराबर हो जाए, यदि तीनों बराबर हो जाए, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या क्या होगा, इस स्थिति में भी समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। दूसरा इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती। देखिए इस प्रकार का ग्राफ होगा इसका, आप लोग तो जानते हैं, है यहाँ x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कहीं भी जैसे एक रेखा हम खींचे इस प्रकार से, तो इसका दूसरा समीकरण का भी लाइन इसी पर चलेगा, यानी संपाती में केवल एक रेखा होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होगा, और इसका हल कैसा होगा, परिमित रूप से अनेक हल। और इसको हम कैसा बोलते हैं, आश्रित। यानी संगत तो होता है बीजगणितीय निरूपण, और क्या होता है, आश्रित। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देख लिए, और तीसरा एक पॉइंट और है, यदि a1 बटे a2 निकालें और ये बराबर आ गया b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2 का, तो क्या क्या स्थिति, समीकरण युग्म असंगत। असंगत कब होता है, सिर्फ एक स्थिति में, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तो असंगत होता है। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समांतर रेखा, यानी ट्रेन की पटरी की तरह। समांतर रेखा कैसा, ट्रेन की पटरी की तरह, देखिए फिगर में है। चलिए ठीक है, और इसका हल पूछे तो इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, असंगत और विरोधी। असंगत और विरोधी। ठीक है, तो आज का क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 3 का संपूर्ण इंट्रोडक्शन हो गया है। अब कल हम 3.1 पढ़ेंगे, फिर 3.2, 3.3, इस तरह 3.6 तक कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक, आप इन सभी चीज को नोट्स बना लीजिएगा और अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।